नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीवी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी टॉपिक से पद। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पद क्या होता है, पद के भेद क्या होते हैं, पद के भेद के अंतर्गत संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, अपव्यय क्या होते हैं। इन 5 टॉपिकों को पढ़ना है। दोस्तों, इस 5 टॉपिकों में हम अलग अलग करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में केवल हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसकी पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने शब्द टॉपिक पर चर्चा किया हुआ था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहां पर विजिट करके उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि ये वाला वीडियोज आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को शुरू करना है पद। तो पद क्या होते हैं कि जब शब्द स्वतंत्र होता है तथा वाक्य के बाहर होता है। जब शब्द स्वतंत्र होता है तथा वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द होता है। किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में, किसके रूप में? अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो शब्द ना रहकर वह क्या हो जाता है? पद हो जाता है। दोस्तों, शब्द क्या होता है? आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछले वाले वीडियोस को देख लीजिए, वहां पर डिस्कशन किया गया है। वैसे एक लाइन में इसकी परिभाषा जान लेते हैं। शब्द क्या होता है? ध्वनियों या वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा इस चीज को। तो देखते हैं। देखिए, पद का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए कि लड़का, जैसे क्या है? लड़का। लड़का क्या है? एक शब्द है। कैसे बना? कई ध्वनियों, कई वर्णों से। जैसे ला एक वर्ण है, ड़ा एक वर्ण है, का एक वर्ण है और आ की मात्रा ये भी क्या हो गया? एक वर्ण है। तो ये क्या हुआ? इन सभी से मिलकर के किस चीज का निर्माण हुआ दोस्तों? शब्द का निर्माण हुआ। लेकिन जब केवल ये अकेला है, लड़का केवल एक शब्द ये अकेला है, तो क्या है? ये एक शब्द है। परंतु अगर ये कई शब्दों का मिक्सअप हो जाए, कई शब्द इसके साथ हो जाएं, तब ये क्या कहलाएगा? एक वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक वाक्य कहलाएगा। और उस वाक्य के अंतर्गत, उस वाक्य के अंतर्गत ये जो शब्द होगा ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, तो ये क्या है? एक वाक्य है। ये क्या है? एक वाक्य है। परंतु इसके अंतर्गत जो लड़का लिखा हुआ है, ये लड़का, ये क्या है दोस्तों? एक पद है। क्या है? एक पद है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पद के भेद। पद के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट के एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि पद के भेद होते हैं। दिया रहता है ऑप्शन में 3, 4, 5, 6। तो इस कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला क्या दोस्तों? पहला है क्या? संज्ञा। दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा क्या है? क्रिया। चौथा क्या है? विशेषण। और पांचवा क्या है? अपव्यय। क्या है? अपव्यय है। तो अब क्या करना है? हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? संज्ञा पढ़ेंगे और इसको विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। संज्ञा टॉपिक से हमारे वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वो चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सी टेट का एग्जाम दे रहे हो या सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हो, तो इसके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे का टॉपिक। आगे क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। होता क्या है दोस्तों? संज्ञा का मीन्स होता है दोस्तों नाम। इसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं। दूसरा नाम नाम है। ठीक है? क्या है? दूसरा नाम नाम है। कंफ्यूज मत होइएगा। कि जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण ज्ञान इसका शाब्दिक अर्थ होता है। किसका? संज्ञा का। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयाग। प्रयाग क्या है दोस्तों? एक नाम हो गया। बचपन, ये भी एक नाम हो गया। आप जानते हैं कि हमारे विकास की एक अवस्था है, हमारे
विकास की एक अवस्था है, क्या है दोस्तों, बचपन। उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, हमारे नाम। लेखनी, जैसे आप लिखते हैं। मानव, जैसे हम दोस्तों क्या है, मानव है, तो हमारा नाम है। वस्त्र, जो आप पहने हुए हैं वो क्या है, एक वस्त्र के रूप में है। हिमालय, आप अच्छे से जानते हैं हिमालय क्या है। हैदराबाद क्या है, एक प्लेस का नाम है। प्रेम, एक भावनात्मक नाम है दोस्तों, प्रेम। सत्य, ये भी भावनात्मक है। गंगा, नाउन है दोस्तों, अब नाम है, ये अच्छे से जानते होंगे। अंगूर, चमेली, पढ़ाई, ये सभी क्या है, एक नाम है, जो क्या है, संज्ञा के रूप में हम इसको जानते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इस चीज को। एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और सेंटेंस में अंडरलाइन दिया होता है। उस अंडरलाइन के हमें बताना होता है कि इसमें कौन सा संज्ञा है या कौन सा सर्वनाम है, कौन सा क्रिया है, कौन सा विशेषण है। इस तरीके से हमको दिया रहता है। उदाहरण के रूप में आप जैसे देख सकते हैं कि सचिन नाम का लड़का सोना ईमानदारी से बाजार लेकर चला गया। सचिन नाम का लड़का सोना ईमानदारी से बाजार लेकर चला गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें नाउन क्या क्या है। सचिन क्या है, नाम है एक, ये क्या हो गया, नाम हो गया, तो संज्ञा हो गया दोस्तों। लड़का, ये भी क्या है, नाम है, तो ये भी संज्ञा हो गया। सोना, ये भी दोस्तों नाम है, सोना क्या है, ईमानदारी, और ये भी क्या है, नाउन है। ईमानदारी, ये भी क्या है दोस्तों, संज्ञा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का नाम है, ईमानदारी। बाजार, आप जानते हैं दोस्तों, बाजार एक प्लेस होता है, नाम होता है दोस्तों, ये भी क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। तो देखिए आपको क्या मिला, इसमें आपको कितने संज्ञाएं मिली। सचिन एक संज्ञा हो गया, लड़का दूसरा संज्ञा हो गया, सोना तीसरा संज्ञा हो गया, ईमानदारी चौथा संज्ञा हो गया, और बाजार पांचवा संज्ञा। दोस्तों तो एक सेंटेंस में आपको कितने संज्ञा मिले, 5 संज्ञा मिल गए। इसी तरीके से एग्जाम में अंडरलाइन किया रहता है और आपको क्या करना है, चूज करके बताना होता है उसमें से कि इसमें से कौन सा संज्ञा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि संपूर्ण ज्ञान, मतलब जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो या पूरा ज्ञान हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम, आप किसी को पुकारते हैं, जैसे किसी का नाम अनुभव हो सकता है, किसी का नाम प्रेम हो सकता है, किसी का नाम गौरव हो सकता है। इस तरीके के जो नाम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जब आपसे एग्जाम में भेद पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 3, परंतु जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तब आप बताएंगे 5। अगर प्रकार आपसे पूछा जाता है तो प्रकार आप बताएंगे दोस्तों 5, और अगर आपसे भेद पूछा जाता है तो आप बताएंगे कितने, 3। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भेद क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शनल में दे दिया जाता है, 4 दे दिया जाता है, उसमें से बताना होता है कि कौन सा संज्ञा नहीं है। उसमें दे दिया जाता है, आपको बताना होता है कौन सा संज्ञा नहीं है। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। और चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। यदि आपसे प्रकार पूछा जाता है तो प्रकार में आप बताएंगे 5 प्रकार। यदि आपसे भेद पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो आई होप कि ये सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला पॉइंट क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल एक दोस्तों, सिंगुलर, मतलब केवल एक होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे जैसे क्या है, सरस्वती। सरस्वती क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोपाल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से गीता, किरण, कुतुब मीनार, ताजमहल, गोदान,
यमुना, भारत, जापान, चीन, रमेश, कामधेनु, पटना, इलाहाबाद, रामायण, ये सभी क्या दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि इससे केवल एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे अगर हम इलाहाबाद कहें तो इलाहाबाद से तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं या किन किन नामों से इसे जानते हैं। जैसे स्त्री पुरुष के नाम, जैसे दोस्तों क्या हो गए स्त्री पुरुषों के नाम हो गए, जैसे राधा हो गया, कृष्णा हो गया, रहीम हो गया, करीम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों स्त्री या पुरुषवाचक हो गए। जैसे सीता हो गई, गीता हो गई, ये सभी क्या है स्त्री पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक हो गए क्या संज्ञा। दूसरा दोस्तों नदियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम हैं वो क्या होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, चाहे जो नदी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, चंबल, माही, लूनी, ये सभी क्या दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या यूनिकनेस, मतलब कि केवल एक का बोध होता है। जैसे हम कहें कि घाघरा नदी, तो आपको केवल तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अयोध्या उसी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। या हम कहें कि गंगा नदी, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा बनारस, इलाहाबाद क्या है गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला पॉइंट है त्योहारों के नाम। जितने भी त्योहार पड़ते हैं दोस्तों वो सभी क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे होली, दिवाली, बकरीद, ईद, ये सभी क्या है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दिनों के नाम चाहे जो दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, जितने भी नाम होते हैं दोस्तों 7 नाम हैं आपके, ये सभी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नगरों के नाम दिल्ली, अजमेर, जयपुर, आगरा, बनारस, ये सभी क्या है दोस्तों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों के नाम जैसे विंध्य पर्वत हो गया दोस्तों, अरावली हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, ये सभी क्या है ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों महीनों के नाम होते हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सागरों के नाम है जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सभी क्या है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देश के नाम विश्व में चाहे जितने देश हों, कहीं के भी हों, अगर नाम ले लिया जाए तो किसके अंतर्गत आएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि भारत, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी क्या है दोस्तों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने समझ लिया है, अब हमारा क्या है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वर्ण के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी वर्ग के, इस पॉइंट पर आप याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्ग पूछा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संबंधियों के नाम में जैसे भाई, बहन, पिता, माता, मौसी, मौसा इत्यादि जो हो गए दोस्तों, ये सब संबंध को सूचित करते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप कहेंगे कि भाई, अब भाई एक ही नहीं हो सकते, भाई 3, 4, 5, 6, 10, 12 हो सकते हैं। बहन 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। मौसा 2, 3 हो सकते हैं। और पिता एक हो सकता है, माता एक हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो होते हैं दोस्तों संबंध को दर्शाते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दोस्तों पद के नाम जो भी होंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे राष्ट्रपति क्या दोस्तों एक पद है। प्रोफेसर एक पद है, उस पद पे कई लोग आसीन हो सकते हैं। शिक्षक
शिक्षक भी क्या है दोस्तों, एक पद है, तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय, व्यवसाय के अंतर्गत जैसे लेखन हो गया। जुलाहा, जुलाहा उसे कहते हैं दोस्तों जो कपड़े की बुनाई करते हैं, जो कपड़े की बुनाई करते हैं उसे जुलाहा कहते हैं। ठग हो गया, तो ये सभी क्या है, सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, मकान, कलम, पुस्तक, ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, तोता, मैना, कौवा, मोर, ये सभी क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्रकृति तत्वों के नाम जैसे वर्षा हो गया, भूकंप हो गया, जल ज्वालामुखी हो गया, नदी हो गया, बिजली हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। आई होप कि आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये बहुत क्लियर पॉइंट्स हैं, इसको क्या करना है, केवल आपको 2 बार 3 बार इस चीज़ को रिवीजन करना है। आप 2 बार 3 बार जहाँ इसको रिवीजन करेंगे, आपके माइंड में एकदम A to Z इसी तरीके से बैठ जाएगा। आप वीडियोस को केवल ही, हमारे वीडियोस को 2 बार 3 बार देख लीजिए, एकदम आपके माइंड में सिस्टमेटिक रूप से सेट हो जाएगा कि आपको तैयार कैसे करना है या क्या चीज़ किस सिस्टम के अंतर्गत आता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल किस तरीके से हैं जातिवाचक संज्ञा के। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा जिसमें केवल एक व्यक्ति का नाम होता है दोस्तों, जैसे राम, श्याम, गीता, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए, जैसे दोस्तों आप किसी पद का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। अब देखिए एग्जाम्पल है कि भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए। अब देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे है, क्या चंद्रगुप्त क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। परंतु जब इसी को कई के रूप में व्यक्त किया जाए, कई चंद्रगुप्त हो गए, भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए, तो किसके रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रकट किया जा रहा है इस चीज को। किसके रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। मतलब व्यक्तिवाचक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब कई चंद्रगुप्त हो गए, ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए, इसका मतलब क्या, इसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ये देखिए कि भारत के घर घर में आज भी सीता और सावित्री विद्यमान है। भारत के घर घर में आज भी सीता और सावित्री विद्यमान है। इसका मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, कि सीता और सावित्री के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, कि जैसे कि भारत में सीता और सावित्री का वर्णन, मतलब उनके पूरा हमारे जो इतिहास में इनका वर्णन है दोस्तों, सीता और सावित्री का एक पवित्र नारी के रूप में, उसी तरीके से भारत के घर घर में, मतलब क्या कि एक ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सावित्री क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसके रूप में प्रकट किया जा रहा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखिए जयचंद्र क्या है, जयचंद्र तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसके कर्म क्या है, इसने किया क्या है, इसका चरित्र क्या है, गद्दारी, देशद्रोही, गद्दारी, देशद्रोही, मतलब इसके चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है कि इस समय, तो इसको किसके रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। किस फॉर्म में, किस रूप में, कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब कि भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, किसके रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। आइए उसका उल्टा पढ़ते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब पंडित जी क्या दोस्तों एक हो सकते हैं, नहीं, कई सारे पंडित जी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पंडित जी लिख देने का अर्थ हो गया जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जा रही है। यहाँ पे पंडित जी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, कि जवाहरलाल नेहरू की बात यहाँ पे की जा रही है, कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ नेताजी की बात की जा रही है।
अब आपको पढ़ते ही सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि इसमें किस नेताजी की बात की जा रही है। क्या मोदी जी की बात की जा रही है? क्या मनमोहन जी की बात की जा रही है? बिल्कुल नहीं। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग है, लेकिन किस रूप में? जातिवाचक। जातिवाचक के रूप में किया गया है, लेकिन किस रूप में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हमने बता दिया। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, वस्तु के गुण, दशा, धर्म और व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए कि सत्य, सत्य क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। कैसे? अब इसको इस चीज और भी समझ लीजिए। जैसे नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से नहीं, भाववाचक संज्ञाओं का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से नहीं केवल मन से होता है। ये संकल्पनाएं मात्र होती हैं, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। ये संज्ञाएं व्यक्ति, पदार्थ आदि को वाचक नहीं होती, बल्कि गुण की वाचक होती हैं। अब देखिए गुण की वाचक होती हैं, इसको ज्ञानेंद्रियों से हम नहीं जान पाएंगे, केवल मन से जान पाएंगे। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये केवल एक संकल्पनाएं मात्र होती हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं। क्या? ज्ञानेंद्रियों से हम नहीं जान पाएंगे, पहला कीवर्ड। केवल मन से जान पाएंगे, दूसरा कीवर्ड। संकल्पनाएं मात्र होती हैं, तीसरा कीवर्ड। कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, चौथा कीवर्ड। तो ये सभी क्या है? ये कीवर्ड अगर हम याद रखेंगे दोस्तों तो भाववाचक संज्ञा हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और हम कभी इसको भूलने वाले नहीं हैं। जैसे सत्य। अब देखिए सत्य को आप देख सकते हैं, सत्य को केवल आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसको केवल आप महसूस कर सकते हैं, आप दिखा नहीं सकते। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। जैसे न्याय हो गया, प्रेम हो गया दोस्तों, केवल को आप महसूस कर सकते हैं। प्रेम को केवल आप महसूस कर सकते हैं, आप दिखा नहीं सकते कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। नथिंग इज पॉसिबल। दया, क्रोध, सुंदरता, अच्छाई, बुढ़ापा, आनंद, वीर, भय, वीरता, पढ़ाई, मिठास, सफेदी, मित्रता, दसत्व, कठोरता, ये सभी क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञा है। इसको हम केवल अपनी मन की आंखों से, आप ऐसे कह सकते हैं, केवल अपनी मन की आंखों से या अपने महसूस कर सकते हैं या अपने केवल जान सकते हैं। मतलब इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको टच करके जान लें, इसको मैं फील करें, ऐसा टच करने से बिल्कुल नहीं। अगला पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से माप तौल, किसी से कीवर्ड याद रखिएगा, क्या? माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्याही हो गया, आप तौलते हैं दोस्तों, द्रव्य होना चाहिए, द्रव्य। जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा कि माप तौल वाली, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्याही हो गया, तेल हो गया, तेजाब हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, शहद हो गया, पानी, कोयला, सोना, चांदी, चावल, गेहूं आदि, ये सभी क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, सॉरी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से याद कर सकते हैं, केवल एक कीवर्ड से। किससे? माप तौल। जिस संज्ञा शब्द से माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा कि किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों परिवार,
परिवार में क्या, परिवार क्या है, एक समूह है, उसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, उसमें कई लोग होते हैं। बाजार, बाजार में दो या दो से अधिक दुकानें होती हैं, कई दुकानें होती हैं दोस्तों। संघ, सेना, सेना में कई लोग होते हैं। झुंड, पुंज, समिति, मंडली, कमेटी, पुलिस, पुलिस दोस्तों क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ये पूछा भी गया है एग्जाम में, यूपीएसआई के फॉर्म में एक बार पूछा भी गया हुआ है कि पुलिस क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, समूहवाचक संज्ञा। क्या, पुलिस समूहवाचक संज्ञा दोस्तों। फौज, टोली, भीड़, सरकार, मंडल, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। आई होप कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियोस में बस इतना ही। अगले के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। हम ये देखेंगे कि संज्ञा के विकार क्या हैं, या संज्ञा के विकार के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अगले वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।